हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 27 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कारण भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था। इस बार की थीम रखी गई थी माई इंडिया माई वोट। और अभी गुटखा, पान मसाला, तंबाकू उत्पादों के निर्माण, बिक्री और उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है ओडिशा में। भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला गुजरात में साणंद में रखी गई है। और व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इस बार सीता अशोक सेल्के ने जीता। और संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य ने जीता है, इसको याद रखना, ये भी पूछा जाएगा। और कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार इस बार सिक्किम राज्य को मिला है। सिक्किम राज्य 15वां राज्य हो गया है भारत का। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी 24 जनवरी को मनाया गया। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वाटर वेस्ट डंप ये लखनऊ में हुआ है। लखनऊ शहर बन गया है पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप वाला शहर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का पहला जैविक उद्यान ये अलवर राजस्थान में बनाया गया है। गल्फ फूड 2026 में भारत को एज ए पार्टनर कंट्री चुना गया है। भारतीय वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल का कोच चुना गया अमेलिया वल्वरेड को। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। इसकी क्विज और पीडीएफ एमजेटी ऐप पर मिलेगी, कि वहाँ से सॉल्व कर लेना। और टेलीग्राम पर भी पीडीएफ मिलेगी, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। रोजाना रात को 9 बजे भेजी जाती है। अब साथियों, पिछले कुछ दिनों से मैं घर आया हुआ हूँ, इसलिए आपको मेन वाले चैनल पर वीडियोस नहीं मिल रही हैं, लेकिन अब आज से मिलेगी। आज शाम से आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस की घोषणा की है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को जब हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे होते हैं, आप जानते हो इस बार अपना 77वां गणतंत्र दिवस था, उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस यानी क्लीन एनर्जी डे मनाया जा रहा होता है। तो ये दिवस सतत भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए, दुनिया में कार्बन एमिशन को कम करने के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन और ग्रीन एनर्जी यूज करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। क्लीन एनर्जी मतलब स्वच्छ ऊर्जा का मतलब ये कि एक ऐसी ऊर्जा जिससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ना हो। जो वर्तमान में प्रकृति में मौजूद है चीज़ें, उसी से हम लोग ऊर्जा का संचरण करें, ऊर्जा को बनाएं। जैसे जैसे सोलर एनर्जी हो गया, जैसे विंड एनर्जी हो गया, है ना, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए। हालांकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फिर भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी काफ़ी मात्रा में क्लीन एनर्जी देती है। तो संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस घोषित किया है, और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा ही ये ऐसे दिवस घोषित किए जाते हैं। और इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी यानी इरीना जो है, इसकी स्थापना दिवस के अवसर पर डिसाइड किया गया 26 जनवरी को ही, क्योंकि इसकी स्थापना 2009 में 26 जनवरी को ही हुई थी। तो सतत विकास के लक्ष्य 7 को ये, जो कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की समीक्षा करता है, उसको महत्वपूर्ण योगदान देता है। आप जानते हो एसडीजी के 17 लक्ष्य हैं, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 17 गोल्स हैं। तो ये प्रमुख दिवस रहे अभी तक आए हुए जनवरी महीने में, उनका रिवीजन 1 मिनट में कर लीजिए। 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 16 जनवरी ही लोकपाल दिवस मनाया जाता है। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, और 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। अब देखो, जो लोग नए आए होंगे उनको एक बार में तो दिवस नहीं याद होगा, लेकिन जब आप बार बार इसको रिकॉल करोगे ना, जैसे शुरुआत होता है जब महीने का, तो धीरे धीरे जैसे जैसे डेट आती जाती है उसको मैं ऐड करवाते जाता हूँ, और मंथ के एंड आते आते उनका बार बार रिवीजन करते करते आपको चीज़ें याद हो जाती है। इसीलिए आप रेगुलर बने रहोगे तो अंत आते आते महीने का आपको ये पूरा पूरा दिवस याद हो जाएगा। चलिए अगला, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकवाद के खिलाफ सेना और पुलिस द्वारा कौन सा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ऑपरेशन त्रासी चलाया जा रहा है। अच्छा, कल एक शॉकिंग न्यूज़ मिली। कल एक जगह पर ऐसे ही गांव के ही दूर दराज एरिया में एक घर बना हुआ था, जंगल एरिया में था, वहां पर 9,550 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया।
सोचो आप, 9,550 किलोग्राम। आप समझ रहे हो, जब 300 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था दिल्ली वाले केस में, कांड में, तो इतना बवाल हुआ था। फिर सर्च जारी हुआ तो लगभग 3,000 किलोग्राम का पाया गया था अमोनियम नाइट्रेट, तब इतना बवाल मचा था। इस बार तो उससे भी 3 गुना ज़्यादा बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट पाया गया है, पकड़ा गया है। ये विस्फोटक होता है, बहुत ही खतरनाक विस्फोटक होता है। अब आप सोच सकते हो, भारत के अंदर ही ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतनी बड़ी मात्रा में ये डंप करके रखे थे, और ये आगे किसी बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि वो चीज़ पकड़ा गया है, अभी ना जाने कितने और किलोग्राम ऐसे ही डंप कर करके ये लोग ऐसे ही दूर दराज जंगल वाले गाँव में ऐसे छिपा करके रखे हुए हैं, जहाँ तक लोग सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। तो कुल मिला करके आप सबको भी सतर्क रहना है, सावधान रहना है। जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ लगे आपको, आप सबको भी पुलिस को सूचना देनी चाहिए इसको लेकर। खैर, ऑपरेशन त्रासी वन आतंकवाद के खिलाफ ये संयुक्त अभियान है, ये तो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, किश्तवाड़ जिले में चल रहा है। तो ढूंढ ढूंढ करके आतंकी मारे जा रहे हैं, क्योंकि अभी इनपुट्स मिले थे कि बड़ी मात्रा में घुसपैठ भी हुई है, बड़ी मात्रा में बॉर्डर क्रॉसिंग हुई है। तो ऐसे में क्योंकि 26 जनवरी था, तो 26 जनवरी को हाई अलर्ट पर थी ही सेनाएं। तो ऑपरेशन त्रासी चलाकर छतरू और सोनार क्षेत्र में, किश्तवाड़ जिले में जो पड़ता है, वहां पर आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी और जहां सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। तो सेना का व्हाइट नाइट कोर जो था, ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ, ये दोनों ने मिल करके ये मिशन किया। अब सीआरपीएफ आया है, सीआरपीएफ के बारे में जान लेते हैं। सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सेवा और निष्ठा इसका मोटो है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, क्योंकि ये सीएपीएफ का हिस्सा है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का हिस्सा है। और सीआरपीएफ जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। सीआरपीएफ का काम होता है देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, देश के अंदर अंदर काम करना। मतलब कि आप समझो, जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो गए, सुकमा और बक्सर, इन सब जिलों में भी काम करता है। जम्मू कश्मीर वगैरह में भी चुनाव में ड्यूटी लगती है, वीआईपी सुरक्षा में ड्यूटी लगती है, जेड प्लस सिक्योरिटी वगैरह जो सुनते हो ना, यहाँ सब भी रहते हैं। और पहले तो संसद भवन पर भी लगती थी, हालांकि अब संसद भवन में हटा दी गई है। अब वहाँ पर सीएपीएफ का ही एक हिस्सा है, सीआईएसएफ जिसे कहते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसने टेक ओवर कर लिया है। आतंकवाद विरोधी अभियानों में काम आता है, दंगा नियंत्रण में काम आता है, सीआरपीएफ टीम बैठाई जाती है। सीआरपीएफ के कुछ स्पेशल कमांड होते हैं, स्पेशल फोर्सेज होती हैं, उसी के अंतर्गत यूनिट होती हैं जिन्हें, जैसे कोबरा कमांडो हो गया, कोबरा मतलब कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। तो नक्सल विरोधी अभियानों में कोबरा कमांडो रहते हैं। आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स होती है, वैली एक क्वाट होता है, और ये सभी जो होते हैं सीआरपीएफ के ही एक यूनिट होते हैं, समझो अलग अलग। ठीक है, तो सीआरपीएफ याद रखना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भारत की और दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। अच्छा, 26 जनवरी का ऑफर चल रहा है, और रिपब्लिक डे के सेल में इस बार पहली बार ब्रह्मास्त्र ई बुक पर भी डिस्काउंट दिया गया है। तो आप सब लोग ब्रह्मास्त्र ई बुक का फ़ायदा उठाइए, जाइए एमजेटी ऐप पर, और ब्रह्मास्त्र ई बुक हो या बाकी कोई ई बुक हो या कोई वीडियो कोर्स हो, उसको आप डिस्काउंट पर प्राप्त कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे जो है ये कूपन कोड है, आप जाओगे ना, ऑफर फॉर यू लिखा होगा जैसे ही पेमेंट करने जाओगे, तो वहीं ऑफर फॉर यू पर क्लिक करना, तो अपने आप ही आपको अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, वहीं से ऑफर आप अप्लाई कर लेना, याद करने की जरूरत नहीं है कूपन कोड। अगला, हाल ही में पीएम मोदी ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। इसकी लंबाई है 34.5 किलोमीटर, 34.5 किलोमीटर। ये एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो क्या करेगा, जो जैसे अब ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ पर जीव जंतु जानवर रहते हैं, इनके सुरक्षित आवागमन के लिए, मतलब जैसे बीच में अगर रास्ता है, अगर रोड है, तो उससे ये डिस्टर्ब ना हो, एलिवेटेड ऐसे सिस्टम कर दिया जाएगा, ऊपर से रोड निकाल दी जाएगी, हाईवे निकाल दिया जाएगा, जिससे ये अपना आराम से नीचे से आवागमन कर सके, कोई इनको प्रॉब्लम, कोई इशू ना हो। ठीक है, कई कई बार क्या होता है, रोड पर आ जाते हैं, तेंदुआ हुआ, हाथी हुआ है, कोई और जानवर हुए, वो रोड पर आ गए हैं और वहीं से हाईवे गुजर रहा है, कभी गाड़ी के सामने आ गए, है ना, कभी पता लगा कि कोई जा रहा है, उस पर अटैक कर दिए। तो ऐसा सिचुएशन ना आए, एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, जो ऐसे ही ऊपर से ही निकल जाएगा, नीचे नीचे जानवर आराम से अपना आएंगे जाएंगे जहाँ भी उनको आना जाना रहेगा।
तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ये किया गया है। अब काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना, इसकी बड़ी खूबियां हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में जानना चाहिए। खैर इसको तो आप जान लीजिए, 6,957 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है वगैरह वगैरह। देखो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना, वो एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। आपसे अगर पूछा जाएगा एक सींग वाले गैंडे सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताना काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये 1908 में रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था। आगे चल करके 1974 में इसे 1974 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। फिर 1985 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। फिर 2006 में आकर के इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। मतलब इसी नेशनल पार्क में एक जगह पर टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है ना, नेशनल पार्क में आपको समझाया हुआ हूँ। नेशनल पार्क में हर प्रकार की चीजें आती हैं, हर प्रकार की चीजों को वन जीव हुए, प्रकृति हुए, ये सबको संरक्षित किया जाता है। लेकिन उसी में एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ सिर्फ टाइगर रहते हैं, तो उसको टाइगर रिजर्व कहा जाता है, जहाँ पर केवल टाइगर का संरक्षण किया जाता है। ठीक है। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क ही सैटेलाइट फोन यूज करने वाला भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला नेशनल पार्क बना था जहाँ पर सैटेलाइट फोन यूज होता था, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अगला, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का शीर्ष संस्थान कौन बना। मतलब टाइम्स हायर एजुकेशन की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी आई, उसमें भारतीय यूनिवर्सिटी में टॉप पर कौन रहा, तो भारतीय यूनिवर्सिटीज में टॉप पर रहा IISc बेंगलुरु, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। टाइम्स हायर यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है हर बार, ठीक है ना, टाइम्स हायर एजुकेशन की, THE जिसे कहते हैं। तो ये हर साल रैंकिंग जारी करता है बाय सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट वाइज, जैसे इंजीनियरिंग में कौन टॉप पर है, मेडिकल में कौन टॉप पर है, साइंस में कौन टॉप पर है, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे भारत में जो है, तो वो ओवरऑल अगर देखा जाए भारत में तो IISc बेंगलुरु टॉप पर है ना। लेकिन अगर वैसे दुनिया में देखा जाए तो देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग और लाइफ साइंस में टॉप पर है। MIT यानी कि मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज में टॉप पर है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसे कहते हो, ये मेडिकल एंड हेल्थ कंप्यूटर साइंस में टॉप पर है। स्टैनफोर्ड जो है ये एजुकेशन और लॉ में है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये फिजिकल साइंसेज में नंबर 1 पर है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये साइकोलॉजी में टॉप पर है। ये ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट की रैंकिंग है अलग अलग क्षेत्र में। अगला, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या NSD जिसे कहते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बहुत सारे जो एक्टर आए हैं इंडिया में बड़े बड़े, वो इसी से पढ़कर निकले हुए हैं। तो NSD 2026 में भारत रंग महोत्सव का संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ये कौन सा संस्करण है, तो इस बार है साथियों इसकी सिल्वर जुबली, यानी 25वां संस्करण। तो NSD का भारत रंग महोत्सव हो रहा है, और इस बार आज तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे भव्य आयोजन होने जा रहा है। 25वां संस्करण है। देश भर से प्रसिद्ध नाटककार, कलाकार, एक्टर, एक्ट्रेसेस सब इसमें हिस्सा लेंगे। अपना अपना जो भी नाटक रूपांतरण होगा वो सब यहाँ प्रदर्शित करेंगे। तो ये 27 जनवरी से स्टार्ट होगा, यानी आज से स्टार्ट होगा और चलेगा 20 फरवरी तक। आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा होगा। 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा देश भर में। तो 7 महाद्वीपों की यहाँ प्रस्तुतियां भी होंगी महोत्सव में। प्रत्येक महाद्वीप से कम एक नाटक भी प्रस्तुत किया जाएगा। ये एक स्पेशल होगा। इसमें 277 भारतीय और 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां इसमें होंगी। तो 228 भाषाओं में और बोलियों में भी ये आयोजित किए जाएंगे। इसमें भारतीय बोलियां भी होंगी, विदेशी भाषाएं भी होंगी। इसमें लद्दाख में भी होगा पहली बार। तो मतलब कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। अगला, बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड 2026 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका नमिता गोखले जो को सम्मानित किया गया है बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड में। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है इनके लाइफ टाइम के कंट्रीब्यूशन के लिए, जो भी साहित्य में इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए, तो साहित्यिक सेवाओं के लिए। नमिता गोखले जो है प्रशंसित ये उपन्यासकार हैं, प्रकाशक हैं, और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह निर्देशक भी हैं। इन्होंने पारो, शकुंतला, द बुक ऑफ शैडोज ऐसे प्रमुख पुस्तकें लिखी हुई हैं। तो इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ये मिला हुआ है अवार्ड। ठीक है, तो 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक आयोजित बनारस साहित्य महोत्सव के दौरान इनको ये सम्मान दिया जाएगा। पेगी मोहन को 2026 के बुक अवार्ड में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी सम्मानित किया जाएगा। महादेव टेप्पो को भी सम्मानित किया जाएगा, भारतीय भाषाओं के लिए विशेष सम्मान। ठीक है, हिंदी साहित्य में ममता कालिया ने दूरस्थ दाम्पत्य के लिए प्रेमचंद्र पुरस्कार जीता हुआ है, को भी सम्मानित किया जाएगा। उद्यान वाजपेयी को पागल गणितज्ञ की कविताओं के लिए कबीर पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये देखिए, नॉन फिक्शन के लिए राहुल सांस्कृत्यायन पुरस्कार सुशील जी को दिया जाएगा, और राजगोपाल सिंह वर्मा को क्रांति का अवध
इसको अनुवाद करने के लिए महादेवी वर्मा पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये प्रमुख पुरस्कार हैं साहित्य से रिलेटेड। और मैंने जैसे कि आपसे कल भी कहा था कि साहित्य के बहुत सारे पुरस्कार जो दिए जाते हैं देश और दुनिया में, उनको आपको याद रखना चाहिए। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार तो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान होता है साहित्य का। इसके अलावा साहित्य अकादमी भी दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। इसके अलावा व्यास सम्मान दिया जाता है, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। इसके अलावा के बिरला पुरस्कार और बिहारी सम्मान, ये चारों जो हैं ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये सब आप याद रखना, ठीक है, ये पूछे जाएंगे आपसे। तो और ये सब की शुरुआत 1991 में हुई थी, ठीक है, व्यास, सरस्वती, के बिरला फाउंडेशन और बिहारी सम्मान। ओके, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय में आ जाते हैं अगर, तो नोबेल पुरस्कार में भी आप जानते हो 6 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र साहित्य का भी होता है। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी उपन्यास के लिए, और जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो किसी और भाषा में हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो, इसके लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार अगेन ये साहित्य और पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। और गोंकूर पुरस्कार भी फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान है जो कि दिया जाता है साहित्य के लिए, ठीक है। तो ये प्रमुख साहित्यिक सम्मान है। अगला, पंजाब सरकार ने राज्य के निवासियों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? लो भैया, आ गई एक और 10 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज योजना। जैसे भारत में आयुष्मान योजना चल रही है पूरे भारत में केंद्र सरकार की, ऐसे अब राज्य की एक योजना आई हुई है। इसका क्या नाम है? मुख्यमंत्री सेहत योजना। ध्यान रखना, ये मुख्यमंत्री सेहत योजना जो होगी ये क्या करेगी? मेडिकल कवर देगी, मतलब 10 लाख रुपए नहीं देगा जाएगा, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा, है ना। मतलब अगर आपकी बीमारी है कोई, उसमें 10 लाख रुपए तक का खर्च आता है तो वो आपका फ्री में हो जाया करेगा। जो रजिस्टर्ड, जो इनसे लिंक्ड, इस योजना से लिंक्ड जो हॉस्पिटल होंगे पंजाब के, उसमें होगा ये, ठीक है। तो ये योजना राज्य भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में लागू होगी। तो सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो लगभग 65 लाख परिवार इस योजना के तहत आएंगे, स्वास्थ्य कार्ड बनवा करके लाभ उठाएंगे। 900 से अधिक सरकारी और निजी अस्पताल इसमें शामिल होंगे। बिना किसी शर्त के या बिना किसी आय सीमा के निःशुल्क इलाज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अमेरिकी गायिका को गीतकार हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो अमेरिकी गीतकार टेलर स्विफ्ट, जो बहुत ही फेमस अमेरिकी सिंगर हैं, गायिका हैं, गीतकार हॉल ऑफ फेम में इन्हें शामिल किया गया है। हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया जाता है? जो पूरे लाइफ भर में अपने करियर में बढ़िया योगदान दिया रहता है किसी एक क्षेत्र में, उसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। तो ये गीतकारों का हॉल ऑफ फेम है ना। तो गीतकारों के हॉल ऑफ फेम में इन्हें शामिल किया गया है। सॉन्ग राइटर भी हैं और सिंगर भी हैं, ठीक है। तो ये सम्मान पाने वाली ये अब तक की सबसे कम उम्र की कलाकारों में से एक बन गई हैं। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी अवार्ड है। वैसे टेलर स्विफ्ट ऑलरेडी 14 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं, आप जानते हो। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो इनकी अभी लेटेस्ट रिलीज आई है द लाइफ ऑफ ए शो गर्ल, तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। खैर, हॉल ऑफ फेम जो गीतकारों का था वो 1969 में शुरू हुआ था और अब टेलर स्विफ्ट भी उसमें शामिल होंगी, ठीक है। तो दूसरी सबसे कम उम्र की गीतकार ये बनने जा रहे हैं इसमें शामिल होने वाली। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार, इसके लिए किसे चुना गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार, तो इस बार ये अवार्ड दिया जाएगा ग्रासा मसेल को। ध्यान रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि इसमें किसी देश के ही नागरिक को दिया जाए, नहीं, पूरे विश्व भर में देखा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए काम किया हो उसको ये अवार्ड दिया जाता है इंदिरा गांधी जी के नाम पर, जो कि भारत की पहली और पूर्व महिला प्रधानमंत्री रही हैं। तो मोजाम्बिक की राजनेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं ग्रासा मसेल, मोजाम्बिक की हैं। इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा है निरस्तीकरण के लिए, ठीक है। पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा, एक ट्रॉफी मिलेगी और एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो शिवशंकर मेनन है, इनकी अध्यक्षता वाली एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने इनको चयनित किया है, इनको चुना हुआ है। ओके, तो इनका मोजाम्बिक के जो पहले राष्ट्रपति थे सामोरा मसेल, उनसे इनकी शादी हुई थी ग्रासा मसेल की। तो हालांकि वो 1986 में उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद से अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से इन्होंने विवाह कर लिया था, ठीक है। तो मतलब राष्ट्रपति ही इनके हस्बैंड रहते हैं। खैर, अगला, हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगुरुम्बा नृत्य कहाँ आयोजित हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बोडो का ये नृत्य होता है। बोडो एक जनजाति है ना, वहाँ की लैंग्वेज भी बोडो है, उनके द्वारा बोली जाती है। बोडो लैंग्वेज भी अपनी जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उसमें भी शामिल है।
तो बोडो नर्तकियों के द्वारा बगुरुम्बा नृत्य ये आयोजित किया गया कहाँ पर, असम में, ठीक है ना। असम में गुवाहाटी में हुआ ये बोडो नर्तकियों का नृत्य। 10,000 से ज्यादा बोडो नर्तकी इसमें शामिल हुए। बगुरुम्बा महोत्सव का महाआयोजन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बोडो जनजाति के द्वारा ये होता है, पारंपरिक लोक नृत्य होता है, ठीक है। तो बरुगम्मा बोडो नृत्य, ठीक है, बरुगम्मा बोडो जनजाति। तो असम के गुवाहाटी में हुआ है ये, इसलिए बटरफ्लाई डांस भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकृति, तितलियां, पक्षियों की उड़ान से प्रेरित ये होता है। तो इसमें लोग तितलियां वगैरह भी बनते हैं, तो इसे बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। अभी मैंने आपको मुखौटा डांस बताया था ना, लद्दाख में जो हुआ था स्पीतु गस्टर महोत्सव, तो उसमें मुखौटा हुआ था डांस, इसमें बटरफ्लाई डांस आपको याद रखना है, ठीक है। तो बैसाख त्यौहार के दौरान ये आयोजित किया जाता है, बोडो महिलाओं के द्वारा पारंपरिक होता है। तो इस बार काफ़ी बड़ा आयोजन था। अब असम आया है, असम के बारे में फिर से जानिए। असम जो है यहाँ पर आपको मिलेगा पूर्वोत्तर में, और यहाँ पर ये हिस्सा जो है ये मेघालय का है, ठीक है। ये बाकी वाला हिस्सा जो है ये असम का है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है, दिसपुर राजधानी है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी गवर्नर हैं। यहाँ पर 35 जिले हैं, 126 विधानसभा में, 14 लोकसभा में और 7 सीट यहाँ से राज्यसभा में जाती है। असम का बिहू नृत्य भी याद रखना, और भोरताल नृत्य याद रखना, खम्बालिम याद रखना, सात्रिया याद रखना, ठीक है, और अभी बरगुम्बा भी याद रखना। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसकी पीडीएफ आप जाकर के टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और ब्रह्मास्त्र ईबुक पर पहली बार डिस्काउंट दिया गया है, तो आप इसका फायदा उठाइए जाइए। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मैंने कल पूछा था, तो इसका मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना, उनके लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। तो ये उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला मेदाराम जतारा महोत्सव होता है, जो कि तेलंगाना में आयोजित होता है। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है भारत में पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था। दूसरा, सबसे पहले किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।